नमस्कार दोस्तों। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो उसमें मैंने आपको कारक के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने कोई भी पद लग्न वगैरह हम किस तरीके से निकालते हैं, अलग अलग तरीके की लग्नों के बारे में भी बताया था। अब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और अलग अलग कारकों के मैंने सिग्निफिकेशंस बताए थे कि कौन सा कारक किस तरीके से काम आता है, कौन से हाउस का कौन सा कारक है। जब जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम प्रेडिक्शन देंगे तो जेमिनी में प्रेडिक्शन कभी भी केवल चर कारकों के बेस पर हम देंगे तो हम थोड़ा कामयाब नहीं हो पाएंगे उतने अच्छे तरीके से। तो के.एन. राव सर ग्रेट एस्ट्रोलॉजर है इंडियन, तो उन्हीं को मैं फॉलो करता हूं। वो हमारे गुरुजी हैं एक तरीके से। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस और जो भी मैंने पढ़ाई की है उसके बेस पर मैं यहां पर बताता हूं। हमें क्या करना है, इसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर अब कौन कौन से जेमिनी के अंदर राजयोग होते हैं और जो आपके चर कारकों के अलावा हमें स्थिर कारकों का भी उपयोग करना पड़ेगा। कुंडली के अंदर हर एक भाव का एक स्थिर कारक होता है, उसको भी हम यूज करेंगे जेमिनी में चर कारकों के साथ साथ। इसी तरीके से हर रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बृहद पाराशर होरा शास्त्र में जो भी स्थिर कारक बताए गए हैं उनके बारे में भी हम उपयोग करेंगे और बात करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास का मेरा जो कंटेंट होगा उसमें मैं बात करूंगा कि हमारे कौन कौन से स्थिर कारक है रिश्तों के, कौन कौन से स्थिर कारक हैं अलग अलग भावों के, और किस तरीके के राजयोग कुंडली में हम देखते हैं। जेमिनी के राजयोग बहुत आसान है एज कंपेयर टू पाराशरी। पाराशरी में अलग अलग राजयोगों के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, जेमिनी में भी बहुत सारे राजयोग हैं, मगर हम उन राजयोगों की बात करेंगे जो बड़े आसानी से और मैक्सिमम केसेस में हम अप्लाई करते हैं। आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। प्रीवियस 3 क्लासेस में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। और एक बात मैं बता देता हूं राजयोग डिस्कस करने से पहले, अगली क्लास से हम दशाओं की बात करेंगे। जेमिनी में जो दशाएं होती हैं तो 3 तरह की दशाओं की हम यहां पर बात करेंगे, चर दशा, मंडूक दशा और स्थिर दशा। जेमिनी में 44 टाइप की दशाएं होती हैं, मगर जो मैक्सिमम अनकंडीशनल दशा है वो है चर दशा। मंडूक दशा कंडीशनल दशा है, तो वो मैं बताऊंगा क्या कंडीशन लगेगी। दशाओं के बारे में कैसे कैलकुलेट करना है इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी मेरे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसमें डले हुए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को आचार्य की एग्जाम देनी है, कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हैं और जेमिनी में उन्हें चर दशा, स्थिर दशा और मंडूक दशा निकालना सीखना है, तो वो मेरे वो वीडियोस देख लें। और यदि वहां पर उन्हें कोई डिफिकल्टी आती है, वैसे आएगी नहीं, बहुत लोगों ने वो देखे हैं स्टूडेंट्स ने, यदि आती है तो वो मैसेज मुझे करें, मैं उनके डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगा। बाकी लोगों को दशा निकालने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल बिगिनिंग से जेमिनी मेरे से ही सीख रहे हैं उन्हें दशा सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी मोबाइल ऐप यूज करेंगे या कोई कंप्यूटर ऐप यूज करेंगे उन सभी में दशाएं दे रखी होती हैं। हम प्रैक्टिकली विंशोत्तरी दशा भी निकाल कर देखते नहीं है, हम कंप्यूटर में जो दशाएं होती हैं उसके बेसिस पर ही एनालिसिस करते हैं। तो दशाएं आपको वहां से देखने को मिल जाएंगी कंप्यूटर से, मगर जिन्होंने एग्जाम देनी है उनकी एग्जाम में दशा निकालना आता है, तो आप वो मेरे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस को देख लें। दूसरी बात, जो मेरी शुरुआत से और बिगिनिंग से इसको देख रहे हैं जेमिनी सीरीज को, उन्होंने यदि बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएं और जिनमें मैं 1 to 9 कुंडली कैसे देखें, कुंडली कैसे बनाएं वाले वीडियो देख लें। 1 या 2 घंटे के वीडियो हैं, तो उनसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वो प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे 1 या 2 महीने के अंदर अंदर। अब आगे मैं शुरू करता हूं आज से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। हेलो नमस्कार दोस्तों, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सीरीज में अब हम कुछ और आगे बढ़ेंगे। आज हमारी क्लास नंबर 4 है, तो होपफुली आपने प्रीवियस 3 क्लासेस के वीडियोस देख लिए होंगे। तो जैसा मैंने अभी कहा था हम किन किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चर कारकों की बात कर चुके हैं, अब फिक्स कारक की बात करेंगे। तो पाराशरी में जो लोग यूज करते हैं उन्हें मालूम ही होगा, ये जो फिक्स कारक लिए गए हैं वो है एज पर बृहद पाराशर होरा शास्त्र, और सीताराम झा की जो बुक है उसमें से ये लिया है मैंने। तो
अलग अलग रिलेशंस के कौन कारक होते हैं, फादर के जो कारक होते हैं वो हमें देखना है। जनरली हम सन को मानते हैं, मगर हम यहां पर लेंगे स्ट्रोंगर ऑफ सन एंड वीनस, मतलब सूर्य और शुक्र में जो भी स्ट्रोंगर होगा वो कुंडली में फादर का कारक माना जाएगा। मदर या मां का कारक स्ट्रोंगर ऑफ मून एंड वीनस, चंद्रमा और शुक्र में जो भी स्ट्रोंगर होगा उसे मदर या मां का कारक मान के चलेंगे। कुंडली में कारक का मतलब है मदर से रिलेटेड बातें देखनी है तो हम चंद्रमा या शुक्र को कंसीडर करेंगे, इनमें जो भी स्ट्रोंगर है। फिर आता है हमारे रिश्तों में यंगर ब्रदर, छोटा भाई, सिस्टर छोटी बहन, ब्रदर इन लॉ मीन्स साला साली, जीजा ये भी ब्रदर इन लॉ हो गए, और साली भी देखेंगे। तो उन सभी रिश्तों को हम देखेंगे मार्स या मंगल से। इसके बाद आती है अंकल आंट। अब अंकल आंट में बुआ भी आ जाती है, मौसी भी आ जाती है, चाची भी आ जाती है। जितने भी रिश्ते हैं अंकल और आंट जिन्हें बोलते हैं चाचा, इन सभी को हम देखेंगे मरकरी या बुध से। फिर आता है पैटर्नल ग्रांडफादर। पैटर्नल ग्रांडफादर का मतलब हो गया दादा, और दादा को हम देखते हैं जुपिटर से, और भी फोर फादर्स को भी जुपिटर से ही देखेंगे। दादाजी के पिताजी हैं उन्हें भी जुपिटर से ही देखेंगे। फर्दर हमें देखना है हस्बैंड और वाइफ या पति और पत्नी, उसके लिए कारक है वीनस या शुक्र। फिर सन्स मीन्स पुत्र, डॉटर मीन्स पुत्री, उनका कारक है सैटर्न या शनि जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद आता है पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मेल, मतलब जो पुरुष पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट हो गया आपका दादा और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट पुरुष हो गया नाना, उसको हम देखेंगे राहु से। दोनों पुरुष को राहु से देखेंगे। इसी तरीके से पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स फीमेल, मतलब आपकी दादी और नानी को हम देखेंगे केतु से। तो ये सिग्निफिकेशन है अलग अलग प्लैनेट्स के कि कौन सा रिश्ता आपको देखना है, तो उनके कौन फिक्स कारक है। जेमिनी में चर कारक होते हैं, वो बदलते रहते हैं, मगर पाराशरी में फिक्स कारक हैं, इनका भी हम यूज करेंगे आगे चलकर। अब मैं बात करता हूं कौन कौन से हाउसेज के कौन कारक है। यहां पर ये फिक्स कारक की बात कर रहे हैं, पाराशरी के कारक फिक्स होते हैं ऑलवेज, तो किस हाउस का कौन कारक है। तो यहां पर देखिए आपका फर्स्ट हाउस जिसे हम लग्न बोलते हैं, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, इन चारों हाउसेस का एक ही कारक है, मतलब इन हाउसेस से रिलेटेड जो भी कार्यकत्व है। जैसे फर्स्ट हाउस होता है, चारों का फर्स्ट हाउस गलत बोल दिया मैंने, फर्स्ट हाउस का कारक सूर्य है, तो आपकी लग्न का कारक सूर्य होगा, मगर सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, इन चारों हाउसेस का कारक ये सब लक्ष्मी स्थान है, ध्यान रखना। आपको मनी से रिलेटेड ये चारों ही भाव होते हैं, भाग्य से रिलेटेड भाव भी यही है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड भाव भी यही है, इच्छाओं से रिलेटेड भाव भी यही है, पुत्र से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, ये सभी भाव हैं, पिता से रिलेटेड। तो इन सभी भावों का कारक जुपिटर है, इसीलिए क्योंकि जुपिटर सबसे इंपॉर्टेंट चारों भावों का कारक है आपकी कुंडली में, इसलिए हम इसको सबसे ज्यादा शुभ ग्रह मानते हैं। इसकी पोजीशन हमारी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सभी मेन हाउसेस जितने भी हैं कुंडली के, वेल्थ से रिलेटेड और आपके भाग्य से रिलेटेड, आपकी इंटेलिजेंस, एजुकेशन से रिलेटेड, कोई बिजनेस करोगे तो लाभ से रिलेटेड, आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं उससे रिलेटेड, इन सभी भावों का कारक आपका जुपिटर है। चार भावों की जिम्मेदारी जुपिटर को दी हुई है कुंडली में, बाकी किसी भी ग्रह को नहीं दी हुई है, इसलिए इन चार भावों का कारक फिक्स कारक जुपिटर है। इसी तरीके से तीसरे और छठे भाव का कारक, तीसरा भाव होता है छोटे बहन भाई का, और भी कई चीजों का होता है, मैं मेन बता रहा हूं आपको। सिक्स भाव होता है आपका डिजीज, डेट मतलब बीमारी, रोग और किसी तरीके का डिस्प्यूट, सभी तरीके के डी जो है आपके, रिपु, रोग एंड ऋण या डिजीज, डिस्प्यूट, इन सभी का आपका क्या है भाव, सिक्स भाव होता है। तो थर्ड और सिक्स भाव का कारक मंगल है, तो मंगल को दो भावों का कारक दिया हुआ है। फोर्थ भाव जो मदर का भाव है मेनली,
हमारे घर का भाव है, सुख भाव है, उसका कारक चंद्रमा या मून होता है। 7वां भाव जो कि पार्टनरशिप का भाव है, पत्नी का या पति का भाव है, तो उसका कारक भार्या भाव भी बोलते हैं इसको, वो वीनस या शुक्र है। अब आपका 8th और 12th भाव, जिन्हें द्वि स्थान भी बोलते हैं, अच्छे हाउसेज नहीं माने जाते, ये आयु भाव भी बोलते हैं और मृत्यु भाव भी बोल सकते हो इसे। ये आपका एक्सपेंसेस, खर्चों का भाव है। इन दोनों के कारक शनि है। इसी तरीके से अब रह गया हमारा 10th हाउस। तो 10th हाउस के मल्टीपल कारक होते हैं, एक से ज्यादा कारक होते हैं। 10th हाउस का कारक होता है आपका मरकरी, जुपिटर, सैटर्न एंड सन, और भी प्लेनेट हो सकते हैं। इनका मेन कारक यहाँ पे मरकरी माना जाता है। मरकरी में यहाँ पर एक कंसेप्ट बता देता हूं, जो लोग पाराशरी जानते हैं उन्हें भी, कि मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 10th हाउस का एक इंपॉर्टेंट कारक है। मरकरी की स्थिति आपकी कुंडली में ये बताती है कि आप जो प्रोफेशन कर रहे हैं, उस प्रोफेशन से पहले जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग ली जाती है। इंजीनियर बनना है तो पहले हम इंजीनियरिंग करेंगे, वो उसकी ट्रेनिंग होगी। या आपको कोई मैनेजर बनना है तो एमबीए करेंगे, वो उसकी ट्रेनिंग होगी। कोई लेक्चरर बनना है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करनी पड़ेगी। तो मरकरी ये बताता है कि आपने उस प्रोफेशन के पहले उसकी जो प्रिपरेशन की है, ट्रेनिंग ली है, वो कैसी ली है। यदि मरकरी स्ट्रांग है तो आपकी ट्रेनिंग स्ट्रांग होगी। आप जहां पे भी जाकर काम करेंगे तो आप उस चीज के एक्सपर्ट बनेंगे। हर बिजनेस में, हर काम में मरकरी का ये रोल होता है। तो अब मैंने फिक्स कारक बता दिए अलग अलग हाउसेज के। तो जुपिटर 4 हाउसेज का कारक है, सैटर्न 2 हाउसेज का कारक है, 8 एंड 12, मार्स भी 2 हाउसेज का कारक है, 3 एंड 6, फिर वीनस केवल 1 भाव का कारक है, 7वें भाव का, चंद्रमा 4थे भाव का कारक है, और मरकरी को 10वें भाव का कारक यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर 10वें भाव के एक से ज्यादा कारक होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूंगा डिफरेंट राजयोग इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। ताराशरी में तो आपके कितने ही योग बनते हैं, बहुत सारे राजयोग बनते हैं, मगर जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे बनते हैं। मगर जो मेन राजयोग की हम बात करेंगे, जिन्हें हम प्रेडिक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि सभी राजयोगों को तो हम यूज कर नहीं पाते। जेमिनी में हमें पता है कि टोटल 7 कारक होते हैं, वो डिग्री के हिसाब से होते हैं। आत्म कारक सबसे ज्यादा डिग्री का होता है और दारा कारक सबसे कम डिग्री का होता है। राजयोग बनाने में जो कारक 4 इन्वॉल्व होते हैं, वो है आपका आत्म कारक सबसे हाईएस्ट डिग्री का, अमात्य कारक जिसकी दूसरे नंबर पर डिग्री है, उत्तर कारक जिसकी 5वें नंबर पर डिग्री है, और दारा कारक जिसकी सबसे कम या 7वें नंबर पर डिग्रीज होती है कुंडली में, और 5th लॉर्ड। ये पांचों को ले लीजिए आप। मतलब आपको कुंडली के वो प्लेनेट लेने हैं जो आत्म कारक बन रहे हैं, अमात्य कारक बन रहा है, पुत्र कारक बन रहा है, दारा कारक बन रहा है, और या 5th लॉर्ड भी ले लेना है, 5वें भाव का स्वामी, जिसे पंचमेश बोलते हैं। अब ये पांचों प्लैनेट्स में से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा एक दूसरे को जेमिनी एस्ट्रो एस्पेक्ट से देख रहे हो। यहां पे जब दृष्टि की बात करूंगा तो आपको पाराशरी नहीं लगानी है, जेमिनी राशि दृष्टि लगानी है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की थी, जिसमें राशियां एक दूसरे को देखती हैं। चर राशि स्थिर राशियों को देखती हैं, स्थिर राशि चर राशियों को देखती हैं, और द्विस्वभाव राशियां सब एक दूसरे को देखती हैं। वो आपको लगाना है कॉम्बिनेशन। एस्पेक्ट का वीडियो फिर से रिवाइज कर लेना यदि आपको दिक्कत आ रही हो तो आत्मकारक और अमात्यकारक दोनों एक साथ आकर बैठ जाएं, या दोनों एक दूसरे को देखें। ऐसे ही आत्मकारक और पुत्रकारक, आत्मकारक और दाराकारक, आत्मकारक और 5th लॉर्ड, ये टोटल 4 राजयोग बन गए। आत्मकारक एम के एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं, प्लेस्ड है एक साथ। आत्मकारक और पुत्रकारक, आत्मकारक और दाराकारक, आत्मकारक और 5th लॉर्ड। इसी तरीके से अमात्यकारक भी यदि पुत्र कारक को देख ले या एस्पेक्ट करे, साथ में बैठ जाए, अमात्य कारक दारा कारक के साथ आपका एस्पेक्ट करे या उसके साथ कंजक्ट हो जाए, अमात्य कारक 5th लॉर्ड के साथ हो जाए, तभी भी आपके राजयोग बनेंगे। पुत्र कारक दारा कारक को एस्पेक्ट करे या उसके साथ प्लेस्ड हो, पुत्र कारक 5th लॉर्ड के साथ प्लेस्ड हो या एस्पेक्ट करे, तभी भी राजयोग बनेंगे। इसी तरीके से दारा कारक और 5th लॉर्ड एक दूसरे के साथ हो या एस्पेक्ट करें तो राजयोग बनेंगे। इन दिस वे ये पांचों जो कारक हैं वो एक दूसरे को, कोई भी 2 एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें या एस्पेक्ट करें तो वो सारे राजयोग बनेंगे। दूसरा राजयोग बनता है जेमिनी में मून एंड वीनस, दोनों फीमेल प्लैनेट हैं।
स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों। ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, प्लेस्ड हो, कंजक्ट हो या युति कर रहे हो, या दोनों एक दूसरे को जेमिनी दृष्टि से एस्पेक्ट कर रहे हो। तो मून एंड वीनस प्लेस टुगेदर और एस्पेक्ट, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो, तभी भी आपका राजयोग बनेगा। एक राजयोग बन जाता है यदि मून को बहुत सारे प्लैनेट एक साथ देख रहे हो। मून एस्पेक्टेड बाई मैनी प्लैनेट्स, 3-4 प्लैनेट यदि जेमिनी दृष्टि से मून को एस्पेक्ट कर रहे हो, तभी भी राजयोग बनता है। जब राजयोग को हम एनालिसिस करेंगे तो केवल D1 या बर्थ चार्ट में नहीं देखेंगे, राजयोग को हमें D9 चार्ट में भी देखना है। हमें देखना है कि जो D9 या नवांश चार्ट में नंबर ऑफ राजयोग कम हो गए या ज्यादा हो गए। कई सारे राजयोग बनते हैं एक ही कुंडली में जेमिनी वाले, तो D9 चार्ट में यदि वो कम हो गए हैं, इसका मतलब जो राजयोगों के फल आप सोच रहे हो उतने नहीं मिलेंगे। मगर राजयोग यदि नवांश चार्ट में D1 चार्ट से भी ज्यादा बढ़ गए तो उसको और भी बेहतर या बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो राजयोग के बेस पर। अब ये 5th में कॉम्बिनेशन यहां पे बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। ये आपको जब प्रेडिक्शन दोगे तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एक्चुअली आत्मकारक जेमिनी में एक तरीके से लग्न की तरह एक्ट करता है। जैसे लग्न होती है पाराशरी में, आत्मकारक की पोजीशन को भी एक तरीके की आप लग्न मानकर चलें। आत्मकारक और अमात्य कारक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारक है आपकी कुंडली में। अमात्य कारक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कारकों के बारे में बताया था तो आपको समझाया था। जैसे जुपिटर होता है ऐसे ही ये भी दूसरे भाव का, 5वें भाव का, 9वें भाव का, और सॉरी 10वें भाव का और 11वें भाव का कारक होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भाव है, उनका कारक अमात्य कारक होता है। तो किसी भी नेटिव की कुंडली में यदि अमात्य कारक और आत्म कारक एक दूसरे से केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हो या 11वें भाव में हो, एक दूसरे से देखना है आपको। मतलब आत्म कारक से अमात्य कारक 4थे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में या 11वें भाव में बैठा हो, तो ऐसा नेटिव अपनी जिंदगी में बहुत कम मेहनत करके भी बहुत आगे बढ़ता है। उसकी लाइफ में नहीं के बराबर स्ट्रगल होती है और वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करता है। और इसी योग को जरूरी नहीं है बर्थ चार्ट में, यदि ये योग नवांश या D9 चार्ट में लग रहा हो तभी भी नेटिव अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करता है बगैर ज्यादा स्ट्रगल के। मतलब उसका भाग्य काम करता है। ऐसा होगा जैसे उसको कोई जमा जमाया बिजनेस मिल गया। ऐसा होगा जैसे कि कोई पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है और वो डेवलप करने लग गया। मतलब उसको खुद कोई एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे तभी भी वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। इससे बिल्कुल अपोजिट एक कॉम्बिनेशन देखिए, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं। जब मैं आपको प्रेडिक्शन सिखाऊंगा तब मैं वहां पे बोलूंगा, तो इन्हें आप नोट कर लें अलग से और प्रैक्टिस करें। अमात्य कारक और आत्म कारक यदि एक दूसरे से 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए, मतलब आत्म कारक अमात्य कारक से 6ठे में चला जाए, 8वें में चला जाए, 12वें में चला जाए, या आत्म कारक किसी को भी इंटरचेंज करके दोनों एक दूसरे से 6ठे, 8वें और 12वें भाव में चले जाएं, तो ऐसे नेटिव की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल होती है, उसको कठिनाइयां होती हैं, आगे बढ़ने में परेशानी होती है उसको, और वो बहुत स्ट्रगल करता है। अब ये कॉम्बिनेशन भी आपको D1 और D9 में कहीं भी लग रहा हो, नवांश में भी लग रहा हो, तो भी ऐसे नेटिव की लाइफ में स्ट्रगल होगी। 7वां यहाँ पे कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं आपको, जब भी आप कारक को एनालाइज करेंगे, जब भी कारक को एनालाइज करेंगे, यदि कारक पे मैलिफिक इन्फ्लुएंस हो, किसी भी कारक पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या अशुभ ग्रह उस कारक के साथ बैठे हो, या अशुभ कारक बैठे हो किसी भी कारक के साथ, तो उस कारक से रिलेटेड रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे या रिजल्ट मिलने में परेशानी आएगी। हम ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं। मगर किसी भी कारक के साथ यदि बेनिफिक शुभ ग्रह बैठे हो या किसी भी कारक के साथ शुभ कारक बैठे हो, तो उस कारक से रिलेटेड आपको जिंदगी भर रिजल्ट बहुत शानदार या अच्छे मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक कुंडली लगाकर बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन कारकों को देखेंगे। नवांश चार्ट में कितने कारक आपके राजयोग बन रहे हैं और डिविजनल चार्ट में किस तरीके के राजयोग बन रहे हैं, बर्थ चार्ट में किस तरीके के राजयोग बन रहे हैं। डिविजनल तो खैर नहीं देखेंगे। तो यहां पर ये नेटिव का मैंने चार्ट लिया हुआ है, ये लगा हुआ है, ये D1 चार्ट है और ये इस नेटिव का D9 चार्ट है, नवांश चार्ट। आप ध्यान से समझिए हम किस तरीके से राजयोग देखते हैं।
ये मैंने यहां पर इसके सभी कारकों को लिख दिया है, मेंशन कर दिया है, डिग्री नहीं लिखी है। इसका सन आत्मकारक है, मार्स अमात्य कारक है, जुपिटर भातृकारक है, मून मातृकारक है, मरकरी पुत्र कारक है, वीनस ज्ञाति कारक है और सैटर्न दारा कारक है। जिसकी हाईएस्ट डिग्री है उसके हिसाब से लिखा है। इसकी डिग्री हाईएस्ट है कुंडली में, इसके दूसरे नंबर पे, इसकी तीसरे नंबर पर, इसकी फोर्थ, इसकी फिफ्थ, इसकी सिक्स्थ और इसकी सेवेंथ नंबर पे। अब मैं राजयोग ढूंढता हूं, देखिए किस तरीके से हमें देखना है। D1 चार्ट में राजयोग देखना है, तो D1 चार्ट में आप देखिए यहां पे ध्यान से, ये तीनों आपके कारक, मरकरी इस कुंडली के अंदर पुत्र कारक है, सन आत्म कारक है और मार्स अमात्य कारक है। बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहा है इसके इस केंद्र भाव में। तीनों ए के, एम के एंड पी के सब कंजक्टेड है फोर्थ हाउस के अंदर। तो फोर्थ हाउस के अंदर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहा है। किस तरीके से एनालाइज करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे, मगर स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहा है ये हमें देखकर पता चल गया। और देखते हैं और कोई राजयोग बन रहे हैं क्या। ये आपका हमने देखा यहाँ पे दारा कारक यहाँ पे बैठा हुआ है वन साइड में, तो ये स्थिर राशियों को देख सकता है केवल। ये क्योंकि मूवेबल साइन है तो 1, 4, 7, 10 को तो ये देखेगा ही नहीं, 3, 6, 9, 12 को भी नहीं देखेगा, 3, 6, 9, 12 को भी नहीं देखेगा, क्योंकि ये चर राशि है या स्थिर राशि, मतलब 2, 5, 8 और 11 को देखेगा। तो 2, 5, 8, 11 में यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है गुरु, और वो भातृकारक है। तो दारा कारक और भातृकारक से तो राजयोग बनता नहीं है, तो ये दारा कारक कोई भी राजयोग बना नहीं रहा है। बाकी तीनों कारक यहाँ पे आ गए तो वो राजयोग बना रहे हैं। अब और एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहा है इस कुंडली में, देखिए ये फिफ्थ लॉर्ड, देखो इसका फिफ्थ लॉर्ड भी राजयोग बनाता है। ये यहाँ पे मून है, वो 12 साइन में बैठा है द्वितीय राशि में, और ये इन सभी को एस्पेक्ट कर रहा है। देखिए ये चारों राशियां एक दूसरे को एस्पेक्ट करती है। 12 साइन 3 को भी देखेगा, 6 को भी देखेगा, 9 को भी देखेगा। ऐसे ही 3 साइन 6 को भी देखेगा, 9 को भी देखेगा, 12 को भी देखेगा, क्योंकि द्वितीय राशियां सब एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। तो इस नेटिव की कुंडली में दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहा है। फिफ्थ लॉर्ड मून, आप इनको अमात्य कारक, आत्म कारक और पुत्र कारक तीनों को एस्पेक्ट कर रहा है। ये आप कह सकते हो कि आत्म कारक, अमात्य कारक और पुत्र कारक इसको फिफ्थ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग दूसरा राजयोग बन गया इसी कुंडली के अंदर जेमिनी के हिसाब से। इसके अलावा और कोई राजयोग अब इसमें बन नहीं रहा है। हमने चेक कर लिया, फिफ्थ लॉर्ड चेक कर लिया, सारे कारक चेक कर लिए। अब मैं बात करूंगा D9 डिविजनल चार्ट में कौन से राजयोग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख के देखे हुए हैं कि इसमें राजयोग और भी ज्यादा हो गए हैं। तो इस नेटिव की हम ऐसा प्रेडिक्शन करेंगे कि इसकी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल जाएगी, मेहनत करेगा तो उसको इसको फल मिलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं। एक और इसमें हम चीज देखते हैं, देखिए D9 चार्ट के अंदर आप देखिए AMK और DK इन फोर्थ हाउस है। देखिए सैटर्न इसका DK है ये रहा, और मार्स AMK है। तो AMK और DK फोर्थ हाउस में मिलकर राजयोग बना रहे हैं। ये दोनों जहां पे भी बैठ जाते हैं। हमें पता है राजयोग कौन कौन बनाता है, AK, AMK, PK, DK और फिफ्थ लॉर्ड यदि एक दूसरे को एस्पेक्ट कर लें तो एक साथ बैठे हैं तो भी राजयोग बन जाएगा। कंजंक्शन हो गया, युति हो गई। फिर आप ध्यान से देखिए D9 चार्ट के अंदर इसके में क्या हो रहा है। इसका सूर्य आत्मकारक है और ये मार्स अमात्य कारक है AMK। तो मार्स आत्मकारक से 11वें भाव में बैठा हुआ है। AMK इज इन 11th हाउस फ्रॉम AK। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मैंने बताया था। ऐसे नेटिव को बहुत कम स्ट्रगल से लाइफ में बहुत ज्यादा राइज करने को मिलता है। ये दूसरा एक तरीके का राजयोग हो गया। थर्ड राजयोग देखिए यहाँ पे AK एंड PK एस्पेक्ट कर रहे हैं। AK है आत्मकारक सन और PK है इस कुंडली के लिए मरकरी। सन और मरकरी एस्पेक्ट कर रहे हैं। देखो ये सन रहा और ये मरकरी रहा। कैसे पता चला एस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी द्विस्वभाव राशियां हैं वो सब एक दूसरे को एस्पेक्ट करती हैं। 3, 6, 9, 12। तो 3 में ये आपका AK बैठा हुआ है और 9 में ये मरकरी बैठा हुआ है जो कि पुत्र कारक है। और तो AK और PK एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक और राजयोग बन रहा है। तो देखिए इसमें तीसरा राजयोग हो गया। चौथा राजयोग देखते हैं, फिफ्थ लॉर्ड ऑफ D9 है। इसका फिफ्थ लॉर्ड देखो ये वीनस हो गया,
ये भी आपका इसको एस्पेक्ट कर रहा है, पुत्र कारक को। ये आपके इसको आत्म कारक को भी एस्पेक्ट कर रहा है। दो राजयोग बन गए। फिफ्थ लॉर्ड इसका पांचवें भाव में दो साइन है, टू साइन का लॉर्ड हो गया वीनस। तो फिफ्थ लॉर्ड D9 चार्ट के अंदर वीनस इसको एस्पेक्ट कर रहा है, पुत्र कारक को, और आत्म कारक को भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से 5 राजयोग इस कुंडली के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। और कोई राजयोग दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तो इस तरीके से हम राजयोगों का एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को राजयोग देखना अच्छे से आ गया होगा, कारक से रिलेटेड बातें अच्छे से आ गई होंगी। तो अभी तक आप ये फर्स्ट 4 क्लासेस को रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में मैं दशाओं के बारे में बात करूंगा, हमको किस तरीके से उनका उपयोग करना है। नमस्कार, धन्यवाद।